स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है महासागर एवं महाद्वीप, जिसे हम बोले इंग्लिश में तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है, यानी अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 10 भाग में से 7 भाग पर केवल महासागर ही है, यानी पानी ही पानी है। इसलिए यदि हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखें तो वह नीला ही नीला दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके 70% भाग पे पानी ही पाया जाता है। ठीक है, इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जल स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है, बहुत ही बड़ा भंडार है महासागर हमारे लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का जो आरंभ हुआ था वह महासागर से ही हुआ था, और क्या पता महासागर से ही यह हमारा जो संसार है, वो जीवन है, वो समाप्त भी हो जाए। ये कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे चैप्टर का शुरुआत होगा और यहाँ से हम बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। देखिए, आइए हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। ग्लोब के बारे में जो कि हमारे पहले चैप्टर में ही था, उसको हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे जा कर के आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देगा? ध्यान से सोचिए कि अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी की इमेज लेते हैं तो वह वहाँ से हम पृथ्वी को किस रंग में देख पाएंगे, तो आप बता पाएंगे कि निश्चित ही आपको यह नीला रंग दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्यों? परंतु यह क्या दर्शाता है, यह भी हमने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पे 70% भाग पर जल पाया जाता है और इसलिए यहाँ पे यह नीला नज़र आता है। ठीक है, आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा क्या, कि जल 70% जो भाग है पृथ्वी का, वहाँ पे जल ही है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह पर जल है, यानी अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि 70% भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, और इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कह करके पुकारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पे ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशि देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी जलराशि होती है उसे ही हम लोग महासागर कहते हैं। अब महासागर से जो भी जलराशि होगी वो छोटी होगी, इससे बड़ी कोई जलराशि नहीं होगी। ठीक है, जो भी समुद्र होंगे, नदियाँ होंगी, तालाब होंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं वो महासागर से छोटी ही होंगी। यहाँ पे नीचे एक चित्र में दर्शाया गया है कि पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूरा रंग क्या है? यह भूमि का रंग है। ठीक है, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। मतलब कि 30%, पृथ्वी के 30% भाग पर भूमि फैला हुआ है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, एवं भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूमि का जो एक बड़ा भाग होता है उसको भूखंड कहते हैं, जबकि भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को उसे महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं।
और कैसे देखते हैं ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। यहाँ पे ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है जो कि आपने पहले कभी देखा होगा। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरुणः अंकित है, जो कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है, हे वरुण, आपके लिए कल्याणकारी, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है, यानी यादगार, यानी प्रार्थना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वह है पृथ्वी का जल एवं भूमि का वितरण। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण किस तरीके से है उसको जरा देखेंगे हम। जैसा कि हम देखते हैं कि महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे ग्लोब के माध्यम से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम ये इक्वेटर से अपने ग्लोब को अलग करते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वह हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो हिस्सा होता है वह हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है पृथ्वी में कि उत्तरी गोलार्ध में जितना महाद्वीप और महासागर उपस्थित हैं उतने ही समान मात्रा में दक्षिणी गोलार्ध में भी उपस्थित हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी एक गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा हों और किसी एक गोलार्ध में महासागर ज़्यादा हों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस चित्र में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उनके छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी इत्यादि को दर्शाया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बताया गया है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो अंतर है महाद्वीपों का और महासागरों के वितरण का, वह इस प्रकार है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जो है वह महाद्वीप ज़्यादा हैं, यानी कि ज़्यादातर जो महाद्वीप हैं वह हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में कम महाद्वीप और महासागर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पानी की जो मात्रा है वह दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं और इसमें कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं। कुछ प्राणी जगत और जंतु जगत के कुछ जीव हैं जो कि समुद्र में सरवाइव कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ मछलियाँ, कुछ शैवाल और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको आप देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए, ये सिर्फ देखने के लिए ही था। आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय यानी खारा होता है, यानी कि नमकीन जैसा इसका स्वाद होता है और मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी होता है। यानी कि समुद्र का जो जल होता है वह पीने योग्य नहीं होता है। दूसरी ओर अलवणीय जल यानी पेयजल, पीने योग्य जल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, यानी कि बहुत ही कम हिस्सा है। हमारे पूरे पृथ्वी पर तो
पूरे पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है, लेकिन उसमें से पीने योग्य जो पानी है लगभग 1% ही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह हिमनद ग्लेशियर, जिसे हम लोग बोलते हैं, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें के जो पानी होते हैं वो हम पी सकते हैं, जबकि सारे समुद्र, जो भी समुद्र के पानी हैं, उनको हम लोग नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जो खारापन होता है उसकी वजह से यह पीने योग्य पानी नहीं रह जाता। यहाँ पे कुछ बातों पर विचार करने के लिए बोला गया है। देखेंगे जरा, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी है या जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पृथ्वी पर 70% तो जल भरा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेकिन वही है कि किसी काम का नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो समुद्र का जल होता है वह खारा होता है और वह पीने योग्य नहीं होता है। पीने योग्य केवल 1% मात्र जल, वह भी लगभग में 1% होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पृथ्वी पर जल की कमी पाई जा रही है। सेकेंड बात जो है जिस पर विचार करना है वह है, जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं? इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय और नगरों में किया है? यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको आप जानते हैं, जिसके द्वारा हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं? तो इसका सवाल आप खुद से सोचेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे हम और देखेंगे जो है कि हमारा महासागर यानी कि ओशियन, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ पे पृष्ठ नंबर इतने पे जाने को बोल रहा है कि विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों को पढ़ते हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी या अंटार्कटिका महासागर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं, जैसा कि मानचित्र में यह स्पष्ट है कि वास्तव में अलग अलग नहीं है। ठीक है, महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है। यानी कि जब हम ग्लोब में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक में ही मिली हुई सी प्रतीत होंगी, लेकिन हमने बस केवल सीमाएं बना दी है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, यानी कि 5 तरीके की, 4 तरीके की हैं, लेकिन ये वास्तव में एक ही है। क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि यह जो सीमाएं हैं वह प्रकृति द्वारा ही बनाई गई थी, यह सारी चीज़ें हमारे ही द्वारा बनाई गई हैं। तो यह केवल बस मानने योग्य ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वास्तविकता में एक ही है। उदाहरणतया समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। ठीक है, अनेक प्रकार के पौधों एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा अभी पीछे कि महासागर जो है वह बहुत बड़ा सोर्स है किसी भी चीज़ का। ठीक है, समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल यानी एल्गी एंड सीवीड्स सम्मिलित हैं। ठीक है, समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव शामिल हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरे गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग रूपों के अलग अलग जो प्रजातियां हैं वह समुद्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें बहुत सारे जो प्रजाति हैं वह हमें ज्ञात हैं और बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जिनके बारे में हम अभी भी नहीं पता लगा पाए हैं। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या देख सकेंगे कि जो अभी हमने पढ़ा कि 5 महासागर के बारे में, यहाँ पे देखिएगा कि पहला है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, ठीक। ये दोनों तरफ क्यों है? क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है गोल है, और उस गोलाकार पृथ्वी को जब हम काटे हैं तो ये दोनों तरफ प्रशांत महासागर बट गया है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर दो दो है, नहीं, एक ही है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि वास्तव में तो ये सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन हमने बस केवल इसको आसानी से पढ़ने के लिए बस सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्कटिक महासागर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है हमारा अटलांटिक महासागर, फिर आता है हिंद महासागर, और बाद में आता है हमारा दक्षिणी महासागर। ठीक है, वहीं आप साथ में इसके महाद्वीपों को भी देख सकेंगे। यहाँ पे यूरेशिया, यूरेशिया मतलब कि यहाँ पे 2 महाद्वीप को एक में जोड़ करके, यानी कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ मिला के यूरेशिया बोलते हैं। इधर ये हमारा एशिया है और इधर का हमारा जो है वो यूरोप है। ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, और साथ में यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, और सबसे नीचे है हमारा अंटार्कटिका। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। क्या यहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया गया है कि इन 5 महासागरों में से आपको ये पता लगाना है कि कौन से महासागर जो हैं, कौन से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन से महासागर जो हैं वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और कौन से महासागर हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो इसका पता लगा करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दर्शाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा है कि मानचित्र में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा जो महासागर है हमारा वह प्रशांत महासागर है। फिर दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है वह है अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पर जो आता है वह है एस शेप का हमारा ये। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह है हमारा प्रशांत महासागर, जो कि दोनों किनारों पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये प्रशांत महासागर हमारा पहले नंबर पर आता है सबसे बड़े में। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अटलांटिक महासागर, जो कि एस शेप का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक महासागर एस शेप का है, एस आकार का है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिंद महासागर, और वहीं चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा जो है वह लास्ट में आर्कटिक महासागर आता है। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। अभी हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पूरे मैप को देखा, और उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे हम भारत के नक्शे को देख कर के यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो भारत का नक्शा है, मानचित्र है, उसको देखिए। भारत का ये आपको मानचित्र दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें एक तरफ पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है, जो कि यह भी हिंद महासागर का ही भाग है, और दूसरे तरफ पश्चिम की ओर अरब सागर है। ये हमारा भारत जो है वह तीनों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है, जिसमें पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी
और पश्चिम की ओर अरब सागर से ही घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे महासागर और आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा कि क्या है ये, और इसके बारे में बहुत ही गहनता से जानेंगे कि इस अध्याय में आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो हैं क्या? तो सफ़ेद रंग की क्या दिखाई पड़ती है? तो आप बोलेंगे कि ग्लेशियर, बर्फ़ हमें सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, वे बादलों के एक विशाल समूह है। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये बादल की बात कर रहा है। और मैंने जो बताया आपको ग्लेशियर की बात, तो ग्लेशियर भी सफ़ेद रंग से ही मानचित्र पर दिखाए जाते हैं। ये बादल की बात कर रहा है यहाँ पे। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में यानी कमी से हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बिगड़ जाता है। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। जी बिल्कुल, अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं या अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। महासागर कभी कभी हमारे लिए आपदा का भी काम कर देते हैं। बहुत ही विपत्ति का एक संदेश या फिर एक विपत्ति बन कर के हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि चक्रवात या फिर समुद्री तूफान के रूप में या आ जाते हैं, जिससे कि हमारे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी करता है और इसकी अच्छाइयों के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को और कुछ देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी है और यह भी समुद्र से ही उत्पन्न होता है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप या ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे कि व्यापक बड़े स्तर पर हानि होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा महासागर है वह किस हद तक हमें हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और उन बातों को हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी के प्रभाव से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई हुई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोग की भी जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमने अभी पीछे भारत के मानचित्र में देखा, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए। ठीक है, यह हिंद महासागर में कब आया हुआ था? 26 जनवरी 2004 में, और इससे 13 देश भारत सहित प्रभावित हुए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है, बहुत ही ज़्यादा हानि करती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे जान माल की रक्षा करने के उपायों में सहायता मिलती है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई भी बड़ी आपदा आने से पहले उसका पता पहले ही लगा लें कि यह कब और कैसे आने वाली है, तो उसके उपायों के बारे में हम पहले ही सोच के रखेंगे, जिससे कि जो भी हानि होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। आगे देखेंगे, जिन घटनाओं के कारण जान और माल की
हानि होती है, क्षति होती है, उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं अब महाद्वीप की। महासागर को तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे कंटिनेंट की, महाद्वीप की। ठीक है। महासागरों के मानचित्र में अभी हमने देखा महासागरों को, तो महासागरों के मानचित्र में हमने महाद्वीपों को भी देखा, जो कि दर्शाए गए थे। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं, मतलब कि आप कितने महाद्वीपों को जानते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच में किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है। जो हम महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग समझते हैं, वह वास्तव में एक ही है। अगर हम एक भी कहना चाहें तो हम एक बोल सकते हैं। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है, जबकि मानचित्र में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अभी हमने देखा कि यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया नाम दिया गया है। ठीक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ, इसलिए यहाँ पे देखेंगे, इसलिए इन्हें यूरोप और एशिया को 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भशास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ के आया। अब बात करेंगे अगली कि अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जा सकता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम महाद्वीपों की संख्या को बदलते हुए क्रम में कहीं भी देख सकते हैं। तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे एक टेबल बना के दिया गया है कि तालिका में महाद्वीपों की अलग अलग प्रकार की गिनती को सार रूप में एक छोटे रूप में बना करके दिखाया गया है, जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपों की गिनती में जब हम 4 महाद्वीप कहेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अमेरिका में हमारा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका शामिल है। अफ्रीका यूरेशिया में हमारा 3 महाद्वीप है, एक तो अफ्रीका, दूसरा यूरोप और तीसरा एशिया। तो इस तरीके से हम 4 महाद्वीप बोलेंगे। अगर हम 5 महाद्वीप बोलते हैं तो इसमें अफ्रीका, अमेरिका में हमारा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक साथ हम अमेरिका बोल दे रहे हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया में हम यूरोप और एशिया को एक साथ बोल दे रहे हैं। अगर हम 6 महाद्वीप बोलें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, जहाँ यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगर हम 7 महाद्वीप बोलें तो सभी को हम अलग अलग पढ़ेंगे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और साथ में यूरोप। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे देखेंगे, व्यावहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से बड़े रूप में अपनाया गया है और प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। 7 महाद्वीपों को ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे क्या इन बातों को? कौन सी बातों को? देखिए, आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक
ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे 5 छल्ले देख रहे होंगे, पांचों 5 कलर के हैं, जो कि ओलंपिक खेलों में एक चिन्ह के रूप में, एक संकेत के रूप में दिखाया जाता है। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। ये 5 छल्ले किस चीज़ का प्रतीक है? विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है, इकट्ठा होने का प्रतीक है। इन छल्लों को पांच बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अब बात आती है कि यहाँ पे केवल 5 ही छल्ले क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे 5 महाद्वीपों से जो हमारे खिलाड़ी आते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे 5 छल्ले 5 अलग अलग रंग के लिए गए हैं। और वो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं? अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका में हमारा दोनों अमेरिका आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अंटार्कटिका जो है वह क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो जीवन है वह बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पे अनुकूलता नहीं है। अनुकूलता का मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे वह पोल की तरफ है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण वो केवल वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती, तो वहाँ पे ना के बराबर ही लोग पाए जाते हैं। बात करते हैं आगे। आइए अब पृष्ठ यहाँ पे देखिएगा, 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार को नहीं बल्कि सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें बड़ा छोटा आकार जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह किस आधार पर है? वह इस आधार पे है कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो आपको इसमें सबसे बड़ा जो दिखाई पड़ रहा होगा वह एशिया है, दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या? उसके बाद आपको अफ्रीका दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा उत्तरी अमेरिका, और तत्पश्चात आपको दिखाई पड़ रहा होगा दक्षिणी अमेरिका, और फिर बाद में आपको दिखाई पड़ा यूरोप, और आखिरी में ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और अंत में आपको अंटार्कटिका भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो यह क्रम है हमारा महाद्वीप का कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, फिर उसके बाद ऐसे में अवरोही क्रम में इसको बनाया गया है, या हम आरोही क्रम में भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे पढ़ के सॉल्व करेंगे। अभी हम बात करेंगे द्वीप का, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्वीप की बात करेंगे हम। यदि आपने इस अध्याय के प्रारंभ में ध्यान दिया हो तो 2 मानचित्र को अगर ध्यानपूर्वक देखा हो तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों में सबसे जो संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं होता है, महाद्वीप में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं होता है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्वीप और महाद्वीप में अंतर यहाँ पे बताया जा रहा है। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप आकार में छोटे होते हैं और चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, ठीक है। और महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि महाद्वीप आकार में बहुत ही बड़े होते हैं, जबकि जो द्वीप हैं वह आकार में महाद्वीप की अपेक्षा बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं
इसमें द्वीप कौन कौन सा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको घेरे के अंदर दिखाई पड़ रहा है वह एक द्वीप है। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये भी एक द्वीप है। तो आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन से द्वीप द्वीप हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ध्यान देने योग्य और भी बातें हैं जिसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड है। यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे आपको ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड जो है वह यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका के बगल में। ये है हमारा ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप क्या होता है वह मैंने आपको अभी बता दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन है? ग्रीनलैंड है। ठीक, उसकी आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। अगर आप भारत के सबसे बड़े 10 राज्य के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो वह ग्रीनलैंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, भारत के 1300 से अधिक द्वीप, भारत में जो है 1300 से अधिक द्वीप हैं। इनमें मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ठीक है, यह द्वीप समूह क्यों है? क्योंकि एक साथ गुच्छे के रूप में बहुत सारे द्वीप एक साथ हैं, इसलिए इसे द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1981 में यानी 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है। ठीक है, 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि महासागर और जीवन। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, महासागर और जीवन की हम लोग बात करेंगे कि महासागर में कैसे जीवन संभव हो पा रहा है। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यंत आवश्यक भाग हैं। अगर महासागर और महाद्वीप न हो तो हमारा जो पर्यावरण है वो सुचारू रूप से नहीं क्रियान्वित हो पाएगा। भले ही हम ध्यान न दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। कैसे महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है? यह इस प्रकार होता है कि महासागरों का जो जल होता है वह सूर्य के प्रकाश के कारण यह वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के बादल बनाते हैं और फिर महाद्वीपों पर वर्षा करते हैं। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। तो उदाहरण के रूप में महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगा। ठीक है, मरुस्थल का मतलब जहाँ पर उपजाऊपन खत्म हो जाए। यह भी ध्यातव्य है या ध्यान में है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन है वह महासागर में जो भी वनस्पति हैं वह उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
आगे देखेंगे हम कि महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरे जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की। ठीक है। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंती और कहानियों में समुद्री देवताओं और देवियों, समुद्री दैत्यों और समुद्र के कोसों, महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। यानी कि पहले जो लोग थे वह समुद्र मार्ग से ही अपनी यात्रा सबसे ज़्यादा पूरी करते थे और इन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी कहानियों का प्रचलन है। और हम देखें तो महासागरों में जो भी जीव जगत है या पादप जगत है उनकी भी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और इस कारण हम पहले हमारा जो भोजन था उसका एकमात्र जो एक और स्रोत था वह हमारा सागर, महासागर या जल भी हुआ करता था, जिससे हमें मछलियाँ भी मिला करती थी और आज भी मिलती हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे यहाँ पे बातों को कि कुछ और ध्यान से सुनने वाली बातें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया, क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत और जैवमंडल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया गया, मनाया जाने लगा, क्योंकि जो हमारा महासागर है वह एक तरीके से भोजन का भी स्रोत है और हमारे जैव मंडल को हमारी पूरी ऑक्सीजन का आधा ऑक्सीजन परसेंटेज यहीं से हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम अपने पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुदायिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं और जिससे हमारा ये समुद्र का पानी जो है, जल जो है वह विशुद्ध हो रहा है, बहुत ही दूषित हो रहा है। समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में डालता है। प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे जब समुद्र में प्रदूषण होगा तो उससे बहुत सारी हानियाँ होंगी। एक तो जल प्रदूषित होगा, दूसरे नंबर पे जल प्रदूषण होने के साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु होंगे उन पर बुरा असर पड़ेगा और साथ ही में जो उसमें पाए जाने वाले जो पादप जगत हैं उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। और इसके बुरा असर पड़ने पे हमें जो पूरे ऑक्सीजन प्रतिशत का आधा भाग जो है यहाँ से मिलता है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण है। हम सभी का सामुदायिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। अगर हम महासागरों को नहीं बचाएंगे तो हमारा जो जीवन है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका भी लेवल कम हो जाएगा। दूसरा, प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, कई सारी प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और इसको एक छोटे से नज़र में हम देखना चाहेंगे और इसको यहाँ पे देख के ख़त्म करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों को हम महासागर कहते हैं और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। महासागर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु सामान्यतः इन्हें 7 महाद्वीपों के रूप में गिना जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ के आए।
फिर बात करते हैं जो हमने पढ़ा कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, ऐसा नहीं है कि दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों और महासागरों की के जो भाग हैं वो समान रूप से वितरित हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा महाद्वीप हैं, ज़्यादा भूखंड हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में कम भूखंड हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा महासागर है। ठीक है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि पूरी पृथ्वी का आधा जो प्रतिशत है वह ऑक्सीजन का, वह हमें यहीं से प्राप्त होता है। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है वह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही आनंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।